हेलो फ्रेंड, बीआरएस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविभूषण है और आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला, जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप है। उससे पहले अगर आपने इसके पहले जो जो भी चैप्टर है, 5 चैप्टर है जो ज्योग्राफी का है, 1 to 5, इसको जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला चैप्टर समझने में आसानी होगी, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक है, तो इसलिए चैप्टर को देखना जरूरी है। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसको ये देखा जाए कि स्थल स्वरूप किसको बोलते हैं। अब देखिए, स्थल रूप को मतलब एक तरह से देखिए, स्थल, इसका मतलब क्या होता है? स्थल का रूप, मतलब स्थल का जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है उसको स्थल बोलेंगे, जो ऊपर वाला भाग है उसको स्थल बोलेंगे। स्थल का रूप इसमें दिखाएगा, मतलब कि हर जगह पे जो स्थल है उसका सब जगह एक समतल नहीं है, सब जगह एक बराबर नहीं है, उसी का अलग अलग रूपों के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे पर्वत है, ये सारा तो स्थल ही है ना, समान ही स्थल, लेकिन ये सारा स्थल ही है, लेकिन कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे पठार है तो कहीं पे झील है। उसी स्थल पे कहीं पे सहायक नदियां है, कहीं पे डेल्टा है, कहीं नदी मुहाना है, ऐसे ऐसे सब जगह है। प्रायद्वीपीय है, स्थल संधि है, मैदान है, तट है, पहाड़ी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। ये सब किस पे है? एक स्थल पे ही तो है। ठीक है, उसी के बारे में वितारिका है। ठीक है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, अलग अलग रूपों में पढ़ना है। ठीक है, एक एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे आप क्लास वाइज, जैसे इस बार 6 क्लास का है, जैसे 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तो धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा और बेहतर जानकारी मिलेगी। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको इसी क्लास में थोड़ा सा अच्छा जानकारी दे दे, जिससे कि आगे आपको जो भी नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा, उसमें जो चैप्टर होगा, उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको देखा जाएगा। चलिए, जैसे आपने इसमें कुछ स्थल स्वरूपों को जरूर देखा होगा। सही बात है, इसमें हमने बहुत ऐसी चीजें हैं जो देखा होगा। बहुत लोग देखिए, बहुत लोग हैं जो नहीं देखते होंगे, मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो हमने देखा होगा या टीवी पे देखा होगा, या ऐसे किताबों में भी तो देख लिया होगा, लाइव भी देखा होगा। ठीक है, जैसे पर्वत है, पठार है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, झील है, ये सारी चीजें हैं जो हमने देखा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। सही बात है, यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम ऊंचा है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है जो एक के बाद एक आपको पर्वत श्रृंखला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब चीजें हैं, कहीं पे जहाँ यहाँ पे एक ही जमीन पे, एक ही स्थल पे, कहीं पे बहुत ऊंचा है, कहीं पे देखिए झील है, कहीं पे जितना ऊंचा है उतना ही समंदर है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सब चीजें एक ही स्थल पे तो हमको देखने को मिल रहा है ना। ठीक, अब देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट ही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या, हमारे समुद्र तल से कितनी, 8,850 मीटर है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर प्रशांत महासागर को देखा जाए, तो ये समुद्र, इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। ठीक है, 33 या 22 मीटर है। ठीक है, अब बताइए कि एक तरफ इससे जो आठ मान मान के चलिए, इसके 11 किलोमीटर लगभग मान लीजिए इसको, इसको 8 किलोमीटर मान लीजिए। ये एक तरफ सतह से हमें 8 किलोमीटर ऊपर का एक भाग दिखाई दे रहा है, वही सतह से 11 किलोमीटर नीचे का भाग दिखाई दे रहा है। तो समझ रहे हैं, ये सब तो एक ही स्थल पे है ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है इसमें, थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ धीरे धीरे, तो थोड़ा आपको आसानी से समझना हो जाएगा, मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पर्वत किसको बोलते हैं? जो लगभग जो मिनिमम जिसका जो ऊंचाई होगा, कोई भी ऐसा स्थल स्वरूप जिसकी स्थल है, जिसकी एक हाइट हो जो लगभग कम से कम 600 मीटर से ऊपर हो। ठीक है, वैसे तो 6,000 मीटर से, वैसे तो बहुत सारे पर्वत हैं जो इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, जो 8,000 मीटर से भी ऊपर है। ठीक है, लेकिन कम से कम 600 मीटर से ऊपर हो उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से पठार है। पठार का बहुत ऐसे पठार है जिसका की हाइट आप 600 मीटर से नीचे को पठार बोलेंगे, लेकिन इसमें भी पठार बहुत ऐसे है, जैसे तिब्बत का पठार है, बहुत ऐसे पठार है जिसका हाइट इनसे भी ज्यादा है, 1,500, 2,000, 4,000, मतलब 4,000 से 6,000 मीटर तक पठारों की भी हाइट होती है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? जहां पे पर्वत का जो ऊपरी वाला भाग होता है नुकीला होता है, ठीक है, और इसका जो ढाल होता है बहुत तीव्र ढाल होता है। वही जो पठार होता है, पठार का क्या होता है? इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है फ्लैट होता है, समतल होता है, एक लगता है मेज की तरह। ठीक है, और इसका ढाल बहुत तीव्र नहीं होता। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे देखिए, पर्वत श्रृंखला किसको बोलते हैं? जब लगातार एक के बाद एक पर्वत श्रेणी हो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब कि
लगातार जैसे देख रहे हैं, एक पर्वत है, दो पर्वत है, तीन, लगातार एक के बाद एक पर्वत श्रेणी हो, पर्वत हो, जो एक दूसरे से सटा हो, उसको ही पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। मतलब पर्वतों का एक लाइन। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे झील किसको बोलते हैं। अब देख ही रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ से ये पानी है। ठीक है, चारों तरफ से स्थल है, इसके बीच में एक स्थल बना, एक पानी का ये बना हुआ है, तालाब सा बना हुआ है, जिसको हम झील बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें से या तो इसमें आके कोई पानी गिर रहा है, या इससे क्या होता है, कोई झील से कोई नदियां निकल रही हैं। ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी जो सहायक नदियां होती है, छोटी सी नदियां होती है, उस तरह की इसमें आती भी है और इससे जाती भी है। ठीक है, इसी को या तो ये चारों तरफ से झील होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, इस तरह से माना जाए कि पानी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर नदी आपको सब पता ही है। ठीक है, नदी किसको बोलते हैं। उसके बाद से सहायक नदियां किसको बोलते हैं, जो मेन नदी होती है, जैसे गंगा में कोई आके जो सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां आके जो मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है। वही देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा। डेल्टा किसको बोलते हैं, जब पर्वत से नदियां बहती है, नदियां बहते बहते ये मैदानी क्षेत्र में आके, जब ये जब इसका जो खाड़ी में जाने के बाद, मैदानी क्षेत्र पार करते करते, मान लीजिए जब ये खाड़ी के में जाके जहां पे उसको गिरना है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है, इसका जो यहाँ से तो इसकी जो स्पीड है बहुत तेज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आते आते थोड़ा धीरा हो जाएगा। और जैसे जैसे वो उसका जो, क्योंकि क्योंकि जहां तक जितना ढाल होगा उतना इसका स्पीड होगा। लेकिन अब क्या होता है, जब जहां पे समुद्र तल आ जाता है, समुद्र आ जाता है जहां पे, या खाड़ी जहां पे भी इसको गिरना है, ठीक है, वहां का तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। अगर वहां पे उसी का, अगर उसका जो ढाल और ज्यादा होगा तो फिर तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। लेकिन जहां पे होता है ऑब्वियसली वहां पे उसका स्पीड कम हो जाता है। अब कम होने की वजह से नदियां द्वारा जो पर्वतों से बहाई हुई चट्टान पठार, जो चट्टान, सॉरी, चट्टान है, मिट्टी है, कंकड़ है, ठीक है, बालू है, ये सब, ये सारी चीज जो अपने साथ जो लेके आती है, वो तो सबसे पहले यहाँ से तो एक लेके आती है, तो यहाँ से क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में डाल देती है। ठीक है। जो बचा खुचा होता है तो ये क्या करती है, जो नदी का जो मुहाना होता है, ठीक है, जो नदी मुहाना यहाँ पे लिखा हुआ है, नदी मुहाना किसको बोलते हैं, जहां पे ये गिरता है, इसको नदी हम मुहाना बोलेंगे। लेकिन इसके पहले वाला जो भाग होता है, ये क्या करता है, इसका स्पीड इतना स्लो हो जाता है नदी का, कि अपने साथ लाई हुई जितनी भी कंकड़, जितने भी बालू मिट्टी जितने भी है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ते जाते हैं। अब छोड़ने की वजह से, लगातार छोड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जहां पे जो कंकड़ मिट्टी बालू जो इकट्ठा होता है, वो क्या होता है, एक स्थल का निर्माण करता है। ठीक है। अब सब जगह एक एक बराबर नहीं होगा, एक बराबर होगा तो फिर पानी पास कैसे करेगा। ठीक है, तो जहां जैसे समझ में आता है वहीं पे और छोड़ते जाती है, फिर वहां छोड़ते 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 क्या होता है, एक स्थल रूप हो जाता है। ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं, जो ये जो जगह होता है, जो नदी मुहाने का पहला वाला जो क्षेत्र होता है, उसी को क्या बोलता है, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलिए। देखिए, ये वितरक किसको बोलते हैं, वितरक किसको बोलते हैं, जब कोई नदी, ठीक है, जब कोई नदी बहुत बड़ी नदी में आके मिल जाती है, जब कोई नदी बहुत बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सहायक नदी हो गया, ये मेन नदी। लेकिन ठीक है, लेकिन वही क्या होता है ना, कि जब कोई नदी फैल के क्या होता है, बट जाता है, इसका जो जो नदी क्या होता है, कोई मेन नदी है, वो क्या करता है, आगे जाके बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, कट के बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वितारिका। वितारिका नदी बोलते हैं। जैसे गंगा नदी अब क्या करता है, ये बटने की वजह से एक हुगली नदी का निर्माण करता है। ठीक है, हुगली नदी का निर्माण करता है, जो अलग होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, यही ये क्या होता है, ये जो हुगली नदी है, गंगा की वितारिका नदी है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब इसके बाद से कौन सा टॉपिक। अब देखिए, मैदानी क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे समतल भूमि होता है, जहाँ पे गिरिडीह हरा भरा घास क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, पहाड़ियों से नीचे वाला होता है। ठीक है, ये ये धीरे धीरे तो पर्वत होता है, पठार होता है, फिर उसके बाद से शिवालिक रेंज वाला एरिया होता है, फिर उसके बाद से आपको मैदानी क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए क्या होता है। अब देखिए मैदान हो गया, फिर उसके बाद से अस्थल संधि। ठीक है, अस्थल संधि किसको बोलते हैं, जब कोई स्थल हो, जैसे मान लीजिए इसको पहले, अस्थल संधि के पहले प्रायद्वीपीय वर्ग, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो ऐसा स्थल जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय वर्ग। ठीक है, और इसको कनेक्शन को एक बड़े स्थल से इसको कनेक्ट किया है, इस स्थल को एक स्थल ही तो कनेक्ट किया है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, स्थल संधि। ठीक है, वहीं अब यहाँ पे जाएंगे जल संधि में। ठीक है, अब जल संधि में पहले द्वीप को देख लेते हैं। द्वीप उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी होती है। ठीक है, अब चारों तरफ पानी होने का मतलब क्या हो गया, कि अब इसका कनेक्शन, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, कि जब मान लीजिए कि अब द्वीप इसको बोलेंगे, अब क्या होगा, चारों तरफ पानी होगा, अब इसके इसके बगल में एक एक सकरा सा भाग है। ठीक है,
सकरा से भागे तो इधर भी बड़ा समंदर है, इधर सब इधर भी बड़ा समंदर होगा। अब इसको क्या करे, एक सकरा से भाग क्या करे, इस पानी को कनेक्ट कर रहा है, इधर से इधर को जोड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा सा ये समंदर, मान लीजिए ये समुद्र, अभी दोनों को एक सकरा सा भाग, जो पतला सा अगर कोई भाग जोड़ता है, पतला सा चीज जोड़ता है, इसी को क्या बोलेंगे, जल संधि बोलते हैं, सॉरी जल संधि बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जो स्थल स्थल से जोड़ता है स्थल को, उसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये सब चीज लगभग हो गया। तट उसको बोलते हैं जो जो अपने इंडिया का जो समुद्री भाग का जो कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, ये मान लीजिए इधर का सारा समुद्री भाग है, और यही सब उसको तट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र सब तट कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। फ्रेंड, मेरा वीडियो लंबा ही होता है लगभग। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो होता है, लेकिन यही है प्रयास की आपको समझा दिया जाए। एक एक पॉइंट आपको इसमें समझ में आ गया होगा। आगे जो भी चीजें दी गई है, ठीक है, उसको समझने में आपको मुश्किल नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो किसी आसपास के भूमि से ऊंचा होता है। सही बात है। ये जो पहाड़ी है, मान लीजिए पहाड़ी है, ये वाला पहाड़ी है, ये क्या होता है, आसपास के पहाड़ हम उसी को बोलते हैं ना। जो मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, हमारे हम जैसे समतल भूमि पे जो भी स्टूडेंट रह रहा होगा, एक जो पहाड़ी एरिया में रह रहा है, वो तो समझ में आ रहा है कि पहाड़ी एरिया में पहाड़ किसको बोलते हैं, तो उसको समतल भागों के बारे में पता चलता होगा। जैसे हम समतल समतल जगहों पे रहते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ पहाड़ी एरिया कौन सा है, क्योंकि इसका क्या होता है, हमारे समतल क्षेत्र से इसकी हाइट ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसको पहाड़ी एरिया बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ऊंचा होता है, पर्वत होता है, पठार होता है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों का होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्थल होते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऊटी होती है, क्या होता है, समतल भाग से ऊटी होती है, उसी को हम पहाड़ बोलते हैं। लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली को पहाड़ी को पर्वत बोलते हैं। अब जिसकी लगभग 600 मीटर से ज्यादा जो खड़ी ढाल वाली होगी, ठीक है, जिसकी ढाल खड़ी होगी, उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलते हैं। ठीक है। और हो जाता है, और लगभग समझिए 800 मीटर, 8000 मीटर से भी ऊंचा कुछ पर्वत। ठीक है, 8000 मीटर से भी ऊंचा बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, जैसे जिसमें कि हम अपना माउंट एवरेस्ट ही देख लें। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। इसके अलावा और भी सारे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, नंदा देवी पर्वत है, उसके बाद से क्या है, केटू है। ये सब क्या है, 8000 मीटर से इसकी ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है। अब देखिए, आप चलते हैं आगे, यहां से देखते हैं। ये स्थल ये स्थल रूप, जो ये स्थल रूप है, क्या होता है, दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनता है। ये स्थल रूप जो भी है, ये किसके द्वारा, जितने भी ये स्थल रूप है, कैसे बनते हैं, इनका प्रक्रिया, ये कैसे बनते हैं, इनका जो परिमाण होता है, दो प्रक्रियाओं का परिमाण स्वरूप बनता है। एक क्या होता है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, सही बात है, जिस पर हम खड़े हैं, जो मैदानी क्षेत्र होगा, उसके नीचे कुछ ना कुछ हलचल होते रहता होगा। वो भले हमको समझ में नहीं आता, पृथ्वी घूमती है, बहुत तेज से घूमती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। उसी तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कुछ हलचल होते रहती है, हमेशा होते, धीरे धीरे गति होते रहती, हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। ठीक है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है, तो कहीं धस जाती है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा गति होता है, जो दो प्रक्रिया कौन सा है, एक होगा आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, ब्राह प्रक्रिया। ठीक है, ब्राह प्रक्रिया हो गया। अब देखिए, आंतरिक प्रक्रिया में क्या क्या होता है, ठीक है, उसको मैं बताता हूं। जैसे कि हमारे धरातल से, जो धरातल से नीचे क्या होता है, कुछ कुछ आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक गतिशीलता होते रहते हैं। जो ये मान लिया स्थल है, इसके नीचे कुछ ना कुछ गतियां होते रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी के अंदर ना, कोई भी जो भी स्थल है, वो एक ना ये प्लेट पे है, किसी ना किसी प्लेट पे टिका हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा एक इंडियन प्लेट है, उसी तरह से अलग अलग जगहों का अलग अलग अफ्रीकन प्लेट है, उसके बाद से अमेरिकन, ऐसे ऐसे जो प्लेट है, अ, ये अलग अलग प्लेट है। ठीक है, इसके अंदर अब इसी पे हमारा जो भी कंट्री है, चाहे जो भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसी पर स्थित है। अभी क्या होता है ना, ये जो प्लेट है ना, इसकी गतिशीलता के कारण क्या होता है, इधर से उधर जाते रहते हैं, इधर से इधर, मान लीजिए इधर जाते रहता है, मान लीजिए इधर वाला जो प्लेट होगा वो इधर आता रहता है। या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि इधर वाला प्लेट इधर जा रहा है, ये जहां का तहां, जैसे का तैसे है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारा इंडियन ही प्लेट है, ठीक है, ये क्या होता है, ऊपर की तरफ खिसक रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, यही बलित पर्वत का निर्माण इसी वजह से हुआ है, जो इसको बोला जाता है कि नवीनतम मोड़दार पर्वत इसको बोला जाता है, इसको बलित पर्वत बोला जाता है। ये क्या हुआ है, जो प्लेट ये खिसकने की वजह से, ऊपर की तरफ खिसकने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज अगर एक तरफ खिसका रहा है, उसके पास अगर यहाँ पे स्पेस ना हो,
तो ये मान लीजिए कि इसका दबाव इधर बढ़ते जाते क्या होगा, ये वाला जो प्लेट है ये मुड़ेगा ही ना, ऐसे मुड़दार बनते जाएगा ना, क्योंकि ये तो हिल नहीं रहा, ठीक है। या अगर ये हिल भी रहा है तो इधर से भी आएगा तो ये मुड़दार बनते जाएगा। अगर ये इधर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला प्लेट इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये मुड़दार बनते जाएगा। या इधर ये हिल नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें जाके मान लीजिए कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुछ उसके बाद से ये नहीं होता है, तो फिर ये वाला टकराएगा, तो क्या होगा, मुड़ते 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 क्या होगा, ये ऊंचाई बढ़ते जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हर साल मान लीजिए पहले हमारे माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई था 8,848, अब क्या हो गया, 8,850 मीटर हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसी वजह से, इसके अलावा बहुत सारी कारण होती है जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है, जो आंतरिक प्रक्रिया होता है। अब इसमें क्या होगा ना, कि मान लीजिए एक तरफ से ये बलित होकर एक पर्वत का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला प्लेट यहाँ था, ठीक है। अब खिसक के अगर यहाँ आ गया तो ये वाला भाग क्या होगा, धस जाएगा। अब धसने से क्या होगा, धंसने से क्या होगा, यहाँ समंदर से महासागर ये सब चीजों का निर्माण करेगा। जितना धंसेगा उतना उसकी गहराई होगी, वो उस फॉर्मेशन में नाम आएगा, खाड़ी, समंदर, महासागर, इस तरफ में झील या ऐसे चीज, जो भी चीजों का निर्माण हो रहा है कुछ ना कुछ तो रीजन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे झील है, तो अचानक इस पर गड्ढा थोड़ी हो गया हो, मानवीय कारण से, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक कारण से ही जो भी चीजें हैं इनका निर्माण हुआ है। इसका इसका मानवीय कारण इसमें कोई योगदान नहीं है। इस समय जो भी चीज हो रहा है ये प्राकृतिक देन। अब ये झील ही है, मान लीजिए यहाँ पे झील अचानक कैसे हो गया होगा, अचानक थोड़ी कोई जाके गड्ढा खोद दिया होगा, ऐसे तो नहीं होता। मानवीय कारण के द्वारा, मानवीय द्वारा गड्ढा तो, झील तो बहुत कम होता है, जो कृत्रिम झील बोला जाता है, ये सब चीजें तो अभी बहुत कम दिखता है। जो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से जो झील बना हो उसका कोई ना कोई आंतरिक कारण रहा होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ का जो स्थल है खिसक के इधर उधर चला गया होगा, इस वजह से ये झील बन गया, ठीक है। अब देखिए एक और आप देखे होंगे, जब आप हिली एरिया में जाते होंगे क्या होता होगा, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खाई। अब मान लिया इधर वाला जो पोर्शन है ये खिसका होगा इधर, तो इधर तो मुड़दार हो गया होगा, ठीक है। मोड़ के ये पहाड़ का रूप धारण किया होगा। अब ये क्या होगा, ये वाला जगह खाली होने की वजह से खाई बन गया होगा, समझ रहे? मान लीजिए समतल होगा, अब ये क्या होगा, खिसक गया होगा। तो ये समतल होगा तो ये तो गड्ढा होगा ना, अब ये वाला पोर्शन इस पे जाकर चढ़ गया होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस तरह का निर्माण होता है। जो भी चीजें हैं इसकी हाइट अगर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मोड़दार कम हो, इसकी हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे मोड़दार ज्यादा हो। सबका अलग अलग रीजन। ये पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ पे मोड़दार ज्यादा बना होगा, इसीलिए यहाँ पे पर्वतों का श्रृंखला बन गया, एक के बाद एक पर्वत बन गया, क्योंकि यहाँ पे मोड़ान ज्यादा होगा। कहीं पे अगर सिंगल है तो उसका मोड़ान सिर्फ एक ही जगह, छोटा जगह पे अगर मोड़ान होगा तो इसलिए वहां पे एक ही पर्वत का निर्माण हुआ होगा। ऐसे ऐसे जगहों का जिसकी हाइट कम है वहां पे मोड़ान कम हुआ होगा, ठीक है। इस वजह से तो ये क्या हो गया, ये सब जितनी भी चीजें हैं, इसको एक और भी बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से इसको चलते हैं, ठीक है। इस पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये हो गया आपका आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया में तो एक तो ये आ गया, लेकिन अब क्या होता है कि बाह्य प्रक्रिया किसको बोलते हैं। एक तो आंतरिक प्रक्रिया ये सब हो रही है, ठीक है। पृथ्वी के बाहर भी कुछ कुछ बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिससे कि इन सब चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये तो मोड़दार हो गया, आंतरिक प्रक्रिया द्वारा ये तो मुड़ गया, मान लीजिए इतना। अब कहते हैं बाह्य प्रक्रिया में क्या क्या होता है, हवा होता है, पानी होता है, ठीक है। ये सब चीजों द्वारा क्या होता है, ये हमारे पृथ्वी के बाहर का बाह्य प्रक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। हवा पानी द्वारा क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा भी इन सब चीजों का निर्माण होता है। या इसका अपर्दन निक्षेप अपर्दन होता है, टूटता है, जुड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, हवा अपने साथ धूलकर मिट्टी क्या करेगी, एक तो इधर से बलित हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टकराते रहता है, हवा लगातार अपने साथ धूलकर जितनी भी आई इसमें साटते जाता है, इसमें जुड़ते जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये तो एक दिन की बात नहीं है ना, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अब जोड़ते जोड़ते ऐसे भी इसकी हाइट ऐसे, इस वजह से तो बलित की वजह से तो हो ही रहा, मुर्दार की वजह से तो हो ही रहा। इसके साथ साथ ये भी होते रहता है। फिर उसके बाद मान लीजिए इसके ऊपर कोई नदियां बह रही है, तो ये क्या करती है, अपने साथ जो लाई हुई कंकड़ी, मान लीजिए इसके ऊपर कोई पर्वत है, ठीक है। अब उससे कोई नदियां निकली हुई है, जरूरी थोड़ी है कि सबसे हाइट वाला ही पर्वत की हम बात करें, उससे नीचे वाला भी पर्वत होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से नदियां निकली होगी, तो अपने द्वारा जो बहाई जाने वाली जो कंकर है, चट्टान है, ये सब क्या करेगी, यहाँ पे लाके छोड़ते जाओ, ठीक है। कुछ छोड़ेगी कुछ लेके जाएगी, तो जो भी छोड़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे भी तो इसका हाइट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से किसी चीजों का निर्माण, ठीक है। तो ये इसमें ब्राह प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो कारण होते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक तो आगे इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें एक तो होता है जिसको जिसको मान लीजिए कहीं से तोड़ के ला रही है, नदी कहीं से तोड़ के ला रही है किसी चीज को, ठीक है, अपने साथ चट्टान उट्टान ये सब तोड़ के ला रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, और साथ चट्टान क्या होता है, अपर्दन बोलते हैं, सॉरी, अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, नदियां जब मान लिया कि एक जगह जहां पे क्या हो रहा है, एक जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह से तोड़ के ला रही है और दूसरी जगह पे क्या कर रही है, जोड़ दे रही है,
अब जोड़ कहाँ रही है, जहां पे गड्ढा होगा, अब यहाँ से बहा के लेके आ रही है। देखिएगा कभी नॉर्मल वे में देखिएगा, कहीं गड्ढे में अगर पानी डालिएगा, थोड़ा उससे पहले डालिएगा समतल भूमि से, तो जो उसमें कुछ भी अवशेष बचा रहेगा ना, वो क्या होगा, उस गड्ढे में पहले जाके भरेगा। ठीक है, पहले जी यहाँ से कुछ मिट्टी अपने गिलास में रखे, कुछ मिट्टी डाल के पानी के साथ उसको बहाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अब उसको समझ में आ जाएगा, और कहीं पे समतल होगा, कहीं पे थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, फिर उसके बाद से थोड़ा सा समतल बना दिया। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले जब बहाव होगा, तो सबसे पहले उसके साथ जो मिट्टी है पहले इस गड्ढे को भरेगी। ठीक है, उसके बाद से अगर भरने के बाद से इसका क्या होगा, कि भरने के बाद से अगर थोड़ा सा भी जो अवशेष होगा, तब इसके बाद जाके बहेगी, इसके बाद जाके वो बहेगी। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज है जो आपको अपर्दन का जो केस होता है, मान लीजिए कि अपर्दन में क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अपर्दन किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अपर्दन का उदाहरण कैसे होता है, मान लीजिए कोई पर्वत। ठीक है, ये क्या होता है, चट्टान वट्टान ये सबसे चीजों से पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब इस पे क्या हो रहा है ना, लगातार धूप पड़, ठीक है, धूप पड़ रहा है, वर्षा पड़ रहा है, ठंडी हवा पड़ रही है, गर्म हवा पड़ रहा है, इस पर लगातार पड़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस वजह से इसकी जो शक्ति है ना, ये कमजोर होती जाएगी, और कमजोर होने की वजह से क्या होगा, ये टूटते जाएगा। मान लीजिए कि आप नॉर्मल कभी भी क्या होगा ना, जो घर का सामान है ना, एक सिंपल सा उदाहरण है, जो घर में जो अच्छा सामान रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, उसको जाके छत पे रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, देखिए कितना जल्दी वो खराब हो जा रहा है। उसमें बारिश वारिश पड़ेगा, अगर धूप बारिश पड़ते रहा ना, सब चीज ये सब चीज मौसम पड़ता है, तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अच्छा सा अच्छा जो लोहा है उसको बाहर रख दीजिए, तो खराब हो जाएगा। इसी सब वजह से धूप पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है, क्या होगा, एकदम बाद में एक ऐसा होगा ना कि एकदम दूसरा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ बचने लायक नहीं होगा। तो ये तो पर्वत है, चट्टान है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लगातार जब इस पर धूप पड़ रहा है, एक सिंपल सा देखिए ना, अगर कांच ही है, कांच क्या क्या कीजिए, गर्म कर दिया, गर्म करके उसमें पानी फेंक दीजिए, देखिए कितना जल्दी क्रैक कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्या है, लोहा भी है, उसको बहुत जल्दी गर्म कर दिया, पतला लोहा है मान लीजिए, घर में अगर पतला लोहा है, उसको क्या किया, बहुत गर्म कर दिया, तवा टाइप का हो, गर्म करके उसमें पानी फेंक दीजिए, कितना जल्दी क्रैक कर रहा है। तो उसी तरह से ये भी है, मान लीजिए इसमें कि लगातार धूप पड़ते जा रहा है, अचानक इसमें बारिश हो गया मौसम से, तो ये धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, तो क्या होगा, टूटते टूटते क्या होगा, टूटने लगेगा। अब टूटने लगा तो अब समझिए कि इसके ऊपर जो नदियां होगी वो क्या होगा, सेम वही जो इस अगर रास्ते में आ रही है, तो इस रास्ते में आने की वजह से क्या होगा, अपने साथ इसको बहा के ले जाएगी। फिर उसके बाद से हवा भी क्या करेगा, इसको अपने फोर्स से इसको इधर उधर करेगा, बहाएगा, उड़ाएगा, ये सब करते रहेगा। करते करते क्या होगा, ये पर्वत जितनी भी है, धीरे धीरे अपर्दन की वजह से छोटा होते जाएगा। जो हमारा अरावली पर्वत है, जो भी ये सब टाइप के पुराने पर्वत है, क्या पहले इतना ही थोड़ी रहे होंगे, ये भी, इनकी भी हाइट बहुत अच्छी रही होगी, क्या होगा, धीरे धीरे अपर्दन की वजह से छोटे हो गए होंगे। और हमारा माउंट एवरेस्ट से बहुत ऊंचा है, ये भी ऐसा थोड़ी है कि लाखों करोड़ साल बाद चाहे रह जाएगा, ये इसका भी हाल वही होगा। धीरे धीरे कमजोर पड़ते 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 इसकी भी हाइट एकदम कम हो जाएगी, सेम वही सिचुएशन। तो ये क्या होगा, अपने साथ जो नदियां हवा, नदियों का जो पानी है, हवा, ये सब द्वारा जब उड़ा के लेके जाती है, इसको जब तोड़ती है, तोड़ के उड़ा के लेके जाती है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और यही जो मिट्टी है, कंकड़ है, चट्टान, ये सब चीजों को कहीं पे गड्ढे में ले आके भर देती है, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। बस इसका यही अर्थ है। ठीक है, थैंक यू सर। इसको अब देखिए, बहुत लंबा हो जा रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं। हो गया आपका आंतरिक और ब्राह प्रक्रिया, आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा ही दिया, इसको मैं फिर डिटेल में नहीं समझाऊंगा। दूसरी जो है ब्राह प्रक्रिया, जो मैं आपको बताया था। ठीक है, स्थल के लगातार बढ़ने और एवं टूटने की प्रक्रिया प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह टूट कर घिस जाने को अपर्दन बोलते हैं, सही बात है। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। ठीक है, अपर्दन क्रिया के द्वारा ये अपर्दन होते जाएगा, तो फिर नीचे होते जाएगी, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होगा। सही बात है, अब यहाँ पे बढ़ते जाएगी। अब देखिए क्या होता है, कि मान लीजिए कि नदियां ही बह रही है। ठीक है, नदियां बह रही है, बहुत तेज से फोर्स होता है, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान हो किसी नदी के बीच में, तो क्या होगा, अपने पानी के फोर्स से ना इसको एकदम कमजोर कर दे, कमजोर करके इसको तोड़ते जाए। ठीक है, अब इसका डिपेंड करता है इसका फोर्स कैसा है, क्योंकि बहुत से नदियों में पत्थर वैसे का वैसे रह जाता है, क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा नहीं होता, या हवा का फोर्स ज्यादा नहीं होने की वजह से इसकी टूट। अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसके पानी का फोर्स ज्यादा होगा, तो इसको तोड़ेगी, तोड़ते तोड़ते क्या करेगी, उस लेवल पे ला देगी, इसको अपरदित कर देगी। ठीक है, इसको तोड़ के इसको बहा देगी, तोड़ तोड़ के इसको चकनाचूर कर देगी। लेकिन क्या होगा कि बहुत सारी नदियां हैं जहां पे क्या होता है, अपने साथ तो बहा के ले आती, कहीं गड्ढा है, उसको क्या करते हैं, भरते जाते इसको क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी हाइट अगर गड्ढा हो गया, फिर इसकी हाइट बनते गई, तो अगर पानी का फोर्स ज्यादा नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस जितनी भी मिट्टियां है ना, सब इकट्ठा होते होते क्या होगा, एक बहुत बड़ा चट्टान, बहुत बड़ा पहाड़ धीरे धीरे फॉर्मेशन करके ये निर्माण कर देते हैं। उसी तरह से आप देखिएगा
समुद्र में देखिएगा कभी क्या होता है ना, समुद्र में कहीं कहीं देखिएगा ऐसे जगह पे कि चट्टान ऐसा है, इसमें बीच में छेद हो गया। ये पानी के लहरों की वजह से, ये महासागर के लहरों की वजह से क्या होता है, छेद होता है, बीच में छेद होकर फिर इधर से उधर पानी पार करता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा केसेज होता है। तो ये कहाँ, यहाँ पे लहरों की फोर्स ज्यादा है, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो आप अब देखिए, जैसे प्रशांत महासागर का एक वाला जो एक एक जो भाग है ना, समतल एक भाग क्या है, पूरा पर्वतों से घिरा हुआ। ठीक है, एक वाला भाग पूरा पर्वतों से, एक द्वीपों से है, एक दूसरा वाला भाग है पर्वतों से घिरा हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से है। अब क्यों है कि पर्वतों से घिरा हुआ क्यों है, कभी ना कभी तो प्लेट इधर से उधर खिसका होगा ना, तो ये वाला क्या होगा, ये गड्ढा हो गया होगा, ये वाला भाग क्या होगा, उठ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहुत बहते हुए जल, वायु एवं तथा बर्फ के द्वारा होती है। जो भी बर्फ के द्वारा भी होती है, जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में, ठीक है, वर्गीकृत करते हैं। जो अब मैं आपको बोला, पर्वत कैसा होता है, पहाड़ कैसा होता है, मैदान कैसा होता है। ठीक है, अब चलिए पर्वत के बारे में थोड़ा पढ़ ले। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। ठीक है, पृथ्वी का शिखर छोटा तथा, सॉरी, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, अब पर्वत कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका आधार चौड़ा होता है और इसका शिखर छोटा होता है। ठीक है, ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो भी आसपास के क्षेत्र है, जैसे देखिए यहाँ पे इसका नीचे वाला क्षेत्र होगा, फिर ये ऊंचा है, आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। ठीक है, जो बादल हमारे हैं, कुछ पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट ही है, चाहे जो भी चीजें हैं, बहुत सारे पहाड़ है जो 8,000 से चाहे 6,000 से ऊपर है, उसमें क्या होता है, बादलों से भी ऊंचा है। ठीक है, अब क्या होता है, बादलों से भी ऊंचा है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे समतल भूमि पे है, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र में, अगर जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए कि हम कुल्ली मनाली शिमला उत्तराखंड ये सब एरिया में जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई होती जाएगी, वहां पे जलवायु क्या होगा, ठंडा होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। अब क्या होता है कि नदियां तो हर जगह से निकलती है। ठीक है, नीचे वाले पर्वतों से भी निकलती है, ऊंचे वाले पर्वतों से निकलती है, सब जगह से निकलती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे तो जो सारा ये क्षेत्र है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ते जाएगी। अब क्या होगा, वहां का जो पर्वत है बर्फ से ढका रहेगा, तो ऐसा नहीं है ना कि वहां पे नदियां नहीं होगी, बर्फ से ढका। अब ये क्या होता है, नदियां तो होती है, लेकिन ये क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है, ये पूरा जम जाता है इसका। इसी को क्या बोलते हैं, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसी भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है। ठीक है, आप देखिए, इस चीज को समझिए। अभी तक तो हमने स्थल के ऊपर वाले भाग को ही हम समझा। ठीक है, तो स्थल के ऊपर जो भी चीजें बनी हुई थी वो स्थल के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या स्थल से नीचे भी ये सब चीजें हो सकती है? जो चीजें स्थल के ऊपर है, क्या ये चीज स्थल के नीचे भी हो सकती है? जो भी चीजें पर्वत पठार, जितने भी झरना, जो भी चीजें हैं, ये क्या स्थल के नीचे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हमारे महासागर में जैसे कि मान लीजिए कि एक चीज बोला, इसमें जो बोल रहा है, कुछ ऐसी भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है। समझ रहे हैं, हमारे प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत जो महासागर है उसमें क्या है, एक जो जापान का जो क्षेत्र है, वहां पे हुआई एक द्वीप, हवाई एक द्वीप के नाम से है। उस उसी पर क्या होता है, एक मौना किया, ठीक है, एक मौना किया पर्वत है, जिसका नाम है मौना किया पर्वत। इसकी ऊंचाई समझ रहे कितना है, 10,205 मीटर है। ये प्रशांत महासागर में है। अब क्योंकि ये प्रशांत महासागर में है, अब ये क्या होता है कि इसका लगभग समझिए 60% भाग नीचे है, समुद्र से नीचे है, मतलब समुद्र तल से नीचे वाले भाग पे 60% भाग, जैसे लगभग 4200 भाग ही ऊपर हमको दिखाई देता है, 4200 मीटर ही हमको ऊपर दिखाई देता है। बाकी सारा भाग जो है वो नीचे है, वो नीचे हो गया। ठीक है, तो क्या इसकी जो हाइट है, मान लो 10,205 मीटर हुआ, तो लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के करीब में हुआ, 10 किलोमीटर 200 मीटर हुआ। और हमारा माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, 8,850 मीटर है, लगभग 8 किलोमीटर 800 मीटर हो गया। अब समझिए इससे इसकी हाइट कितनी है, समझ रहे हैं, लगभग आपको 1.25 किलोमीटर ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि अब इसको आप समझिए कि हमारे स्थल के ऊपर सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट को ही समझ के हम समझ रहे हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ी, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, पर्वत पठार, ये सब चीज हमारे समुद्र समुद्र के नीचे भी दिखती है। ठीक है, उसकी हाइट भले उसकी हाइट कम है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं दिखता है। ठीक है, जिसकी हाइट है, अब इन्हीं देखिए जो भी द्वीप है ना कहीं किसी ना किसी पर्वत के ऊपर बना होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी द्वीप है, इसका बेस क्या है आप समझ सकते हैं ना। मान लीजिए चारों तरफ पानी है,
और अचानक एक स्थल आपको पूरे पानी के बीच में दिखेगा, तो इसका बीच कहीं ना कहीं तो टिका होगा ना नीचे। अब ये जितने भी द्वीप आपको है किसी ना किसी पर्वत के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, इसको पर्वत पर्वत ही बोलेंगे। छोटा बड़ा भाग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो भी चीज है, अब देखिए, अब इन सब के अलावा क्या, अगर पूरे, ये तो हो गया हमारा, ये हमारे पृथ्वी पे हो गया कि सबसे ऊंचा, अगर इस तरह से मानेंगे तो हम तो माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हम अपने समुद्र तल से ऊपर वाले भाग को ही मानेंगे जो स्थल पे है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को वर्ल्ड का सबसे ऊपर ऊंचा पर्वत मानेंगे। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो मौना किया सबसे ऊंचा है हमारे पृथ्वी पर, लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड पे देखा जाए तो ब्रह्मांड पे एक ऐसा पर्वत है जिसको ओलंपस मॉन्स बोलते हैं। ओलंपस मॉन्स के नाम से बोलते हैं, जिसकी हाइट कितनी है, 21,173 मीटर, लगभग आप समझ रहे हैं, 21 किलोमीटर। ये कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है, समझ रहे हैं। तो हमारे विश्व में जो हमारे अंतर्गत आता है, उसके बारे में तो हमें थोड़ा जानकारी मिल रहा है कि हाँ इसमें, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत में जो भी ग्रह है, इसलिए हम उसकी आइडिया लगा ले। लेकिन पूरे चीजों, पूरे जगह पर अगर देखा जाए, अगर पता लगे, तो एक से एक ऐसे पर्वत होंगे जो इससे भी हाइट हुए होंगे, लेकिन क्योंकि हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें दी गई है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, जो समुद्र के भीतर, ठीक है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब देखिए, क्योंकि बोल ही रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो जलवायु होता है ठंडा होता है। अब यहाँ का कठोर जलवायु, क्योंकि हमेशा आप ठंडी में नहीं रह सकते, जैसे हम लोग समतल एरिया में जो भी रहने वाले लोग होते हैं, हमेशा इस जगह पे नहीं रह सकता। यहाँ के लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएगा ठंडा होते जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये पर्वतों के कारण यहाँ पे कम्युनिकेशन साधन है ना, बहुत दिक्कत होता है, सड़क भी कम होता है, ठीक है। सड़क का भी जो चीजें होता है, सड़क भी होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, समतल भूमि की तरह होता है, तो इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हर चीजें बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर अलग ही होता है, ठीक है। मान लीजिए, जो हमारे एक बार क्या हुआ था कि हम, समझिए कि अगस्त के टाइम में क्या हुआ, जुलाई के लास्ट में, जुलाई के मतलब मिड में क्या हुआ, हम टी शर्ट पहन के, क्योंकि हमारे समतल जो दिल्ली में रहते थे, ठीक है, उस समय क्या, दिल्ली का गर्मी बहुत ज्यादा था, टी शर्ट पहन के हम हिमाचल चले गए, ठीक है। हिमाचल जाने के बाद वो भी शिमला, तो हमें समझ में नहीं आया, हमको लगा कि यहाँ इतना गर्मी है तो वहां पे तो जरूरत होगा नहीं, ठीक है। वहां पे भी लगभग गर्मी होगा, मैं भी जानता हूँ ठंडी होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा। और वहां पे जाके मुझे उतरते ही स्वेटर लेना, जाते ही मुझे स्वेटर खरीदना पड़ गया, तुरंत का तुरंत। आप समझिए ये हाल है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा इन सब जगहों पे है, ऐसी ऐसी चीजें इन सब जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीजों का मुश्किल होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल पाएगा, आप समझिए कि वो उस एरिया में जाते हैं, हर चीज आपको नहीं मिल सकता। पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो हर चीज नहीं मिलेगा, ज्यादा आपको मैगी ही मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज है पहाड़ी एरिया में, क्योंकि हर चीज वहां पे समतल में जो भी कृषि, सबसे बड़ी बात है ना कि आपका कृषि लायक जमीन होना चाहिए सब चीज मिलने के लिए, क्योंकि हमको धरातल पे जो समतल भूमि है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पे इसलिए हर चीज मिल जाता है ना, क्योंकि वहां पे लोकल एरिया में जो कृषि होती है वो सब चीजें हमको सबसे पहले मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से कोई भी चीज है उसको हम, उसका जो हम बिजनेस करते हैं या उसका जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आसानी से हमें उसका काम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और इस समय बहुत बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मान लिया कृषि करना होगा तो क्या होगा, कृषि करने के लिए आप पहाड़ी पर तो कृषि बोलेंगे, तो कृषि को क्या बोलेंगे, सीढ़ीदार आपको बनाना पड़ेगा। तो समझिए कितना कितना मुश्किल होता है, सीढ़ीदार नुमा आपको खेत करना पड़ेगा, ठीक है, खेत बनाना पड़ेगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आप हल हल के अलावा और कुछ नहीं चला सकते, ट्रैक्टर बहुत कम एरिया में जा पाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होगा यहाँ पे ट्रैक्टर का, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें, बहुत सारी चीजों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो कृषि योग्य भूमि कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, वनस्पति योग्य भूमि ज्यादा होगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको हॉर्टिकल्चर वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। अब सब्जियां उब्जियां का ये सब चीजें ज्यादा मिलेगा, हल्का फुल्का धान आपको मिल सकता है, ठीक है। ये सब चीजें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब इतना मिलता है जो वहाँ का लोकल जो लोग है उसको, मतलब कि लेने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचे कि इन सब चीजों को हम ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट करें, तो बड़ा मुश्किल है वहां से एक्सपोर्ट करना, ठीक है। वहां पे फल फ्रूट जो भी है ना वो एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहां का ये मेन चीज है फल फ्रूट ही, जो पर्वतीय क्षेत्र का है। तो देखिए, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला बोलते हैं। जैसे बोला ही थे, पर्वत अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग पर्वत है सटा हुआ, ठीक है, एक रेखा क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए इसको श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए।
कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, ठीक है। जो श्रृंखला में बने होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, ठीक है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत, एंडीज क्रमशः यूरोप, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में पर्वतीय श्रृंखला है। ये सारे जितने भी हिमालय है ये भी पर्वतीय श्रृंखला है, एक के बाद एक, ठीक है। अब इसी में कंचनजंगा है, केटू है, नंदा पर्वत, ये सब तो है, नंदा देवी है, ये सब है, इसी में पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय है इसमें। तो ये सब चीजें इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद से एंडीज पर्वत है, ठीक है, आल्प्स है, ये अलग अलग ये जगहों पे है, ठीक है। आप देखिए, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्न, इनकी ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता है। सब जगह तो इसकी ऊंचाई एक बराबर नहीं होगी, ठीक है, और इसका आकार भी एक टाइप का नहीं होगा, ठीक है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? बलित पर्वत, जो आपको बोले थे, बलित मतलब ये मोड़दार वाला बनने वाला पर्वत हो गया, ठीक है। उसके बाद से भ्रांस पर्वत, ठीक है, तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब भ्रांस पर्वत कौन सा होता है? जो टूट फूट कर बना हुआ जो पर्वत होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे होता है। एक ज्वालामुखी पर्वत होता है जो नीचे से क्या होता है, पृथ्वी के नीचे से क्या होता है, लावा मैग्मा निकलता है, निकलते निकलते क्या होता है, ये बाहर की तरफ लावा मैग्मा इकट्ठा होते जाता है, ठीक है। ऐसे इकट्ठा होते गया, इकट्ठा होते गया, ठीक है। और ये क्या होगा, एक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, इसीलिए ज्वालामुखी इससे बाहर से निकलता है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ये नदी आपको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत के बीच का ये जो मुहाना, इसी से सब बाहर निकलता है लावा मैग्मा, ठीक है। और ये क्या होता है, अपने साथ ये इकट्ठा करता है, ठीक है। अब देखिए, हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है। जो हिमालय है और आल्प्स जो है वो क्या है, बलित पर्वत है, ठीक है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है। इसका जो सतह है उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है, मतलब कि इस तरह का, ठीक है। और जो सतह है उबड़ खाबड़ है। पहाड़, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। ये भी एक बलित पर्वत ही है, लेकिन ये सबसे, जो हमारी अरावली है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, अपर्दन के कारण बहुत छोटा हो गया, आज के टाइम में बहुत कम इसका दिखाई देता है, ठीक है। आप देखिए, अपरदन के प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस घिस गई है, सही बात है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। जो रूस, जो यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है, जो यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है, गोलाकार है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, एवं उनकी ऊंचाई कम है। इनकी ऊंचाई है, ये कम है, बहुत पुराने बलित पर्वत है। ये जो भी है बहुत पुराने बलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंश पर्वत बोलते हैं। भ्रंश पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड ध्वस्त तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश। आप देखिए क्या होता है, इसमें नीचे वाला, जो नीचे जो दबा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या करते हैं, उत्खंड। अब ये होता क्या है ना, पृथ्वी में किसी जगह पे क्या होगा, कोई हलचल होगा या गतिशीलता होगी, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है वो धस जाएगा। अब धसेगा तो ऑब्वियसली जब ये वाला एरिया धसेगा तो जो साइड वाला होगा ऑटोमेटिक उठा रहेगा। अब बीच वाला धस गया तो इसी को क्या बोलते हैं, जो धंसा हुआ भाग है उसको द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। जो जो ऊपर वाला जो रह गया भाग है उसको उत्कर्ण भ्रंश बोलते हैं, ठीक है, उत्कर्ण भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। कहा जाता है यूरोप की राइन जो घाटी है तथा वॉस्टियस पर्वत है, इस तरह की पर्वत तंत्र का निर्माण, जो यूरोप का जो राइन घाटी है, ठीक है, जो घाटियां हैं। देखिए, घाटी के बगल में क्या होता है, एक इधर भी पर्वत है, इधर भी देखा है ना कभी कभी। घाटी किसको बोलते हैं, दोनों तरफ पर्वत है और बीच में क्या है, घाटी है, ठीक है। तो ये उसी पर्वत का क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं, और साइड वाला क्या होता है, उत्खंड भ्रंश। तो जो भी ये क्या होता है, जो वॉस्जिस पर्वत और राइन घाटी है, सब एक दूसरे के पास है। वॉस्जिस पर्वत है, इसी के बीच में क्या होता है, राइन घाटी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। एटलस में दिए गए विश्व के मानचित्र में से उनका स्थिति को देखिए, ठीक है। अब देखिए, इसको स्थिति को देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखाई देता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, ये वाला है, ये ये राइन घाटी है, इसी के बगल में क्या, वॉस्जिस पर्वत है, ठीक है। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है, जो मैं आपको बताया, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा,
अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या हुआ, तंजानिया में है। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाला क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद से जापान के फ्यूजियामा, ये वाला जगह पे, जापान का टोक्यो जो जगह है ना, यहीं पे क्या है, फ्यूजियामा जो है वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब आगे देखिए, इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, सही बात है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत के जल संग्राहक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित है। जो भी नदियां है पर्वतों से द्वारा ही निकलती है। ठीक है, हिमानियों में होती है। जलाशयों के जल को लोग तक पहुंचाया जाता है। अब जो भी ये निकलती है पर्वतों द्वारा, क्या होता है, हमारे लिए बहुत फलदायक होता है, देखते ही है। उसी के जल का हम प्रयोग करते हैं। जो भी क्योंकि जो नीचे धरातल में जो भी पानी, वो कहाँ से आया हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि नीचे से निकल रहा है। नीचे से निकल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर से रीच के नीचे जा रहा है। ठीक है, इस केस में तो क्या होगा, इसीलिए तो हमको नॉर्थ नॉर्थ साइड में देखिएगा आप, पानी बहुत साफ सुथरा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। और वहीं साउथ में जाइएगा, पानी की कमी होगी, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, इन्हीं नदियों की वजह से होता है, क्योंकि नदियां की जो बहाव है ना, सबसे ज्यादा इसी उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, अच्छी अच्छी नदियों का नीचे वाले क्षेत्र में भी है नदियों का बहाव। ठीक है, तो अब क्या होता है, लेकिन मीठा से जो पानी होता है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मीठा पानी आपको इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, जो भी गंगा है, गंगा क्षेत्र है, उससे एक सर्विस जो नदी है वो भी निकला हुआ है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, लोग अपना सिंचाई करते हैं, पन बिजली के लिए उपयोग होता है, जो बिजली निकालते हैं, उत्पादन में क्रिया आता है, किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिकाएं कृषि, अब वेदिकाएं कृषि किसको बोलते हैं, के लिए उपयुक्त होता है। नदी घाटियां, ठीक है, नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होता है। अब क्या होता है, वेदिकाएं वही जो आपको सीढ़ी आपको बोलते हैं, पर्वत पर सीढ़ी नुमा होता है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई नदियां यहाँ से बहती है, इसको क्या कहते हैं, आप इसके द्वारा एक एक अपना निकाल लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा सर्विस पानी। ठीक है, और इस पे क्या होता है, इसी से सिंचाई करते हैं। ठीक है, कृषि के लिए उपयुक्त था। पर्वत में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां, ठीक है, जो भी जड़ी बूटी, जो भी वनस्पतियां, वो क्या होता है, पर्वतों में ही पाए जाते हैं, तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, वहां पे वनी क्षेत्र होता है जो भी, तो वहां से हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारों चारों ईंधन। ठीक है, चारा का ईंधन चारा प्राप्त होता है। ठीक है, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, ठीक है, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि प्राप्त होता है। ठीक है, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त है। जो भी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के लिए पर्वतीय भाग बहुत अच्छा होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी जाता है, विभिन्न प्रकार के खेल हैं पर्वतीय क्षेत्र में, विभिन्न, जो भी आप जाते हैं, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, जो भी करते हैं, या मूवी में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं। ठीक है, पैराग्लाइडिंग है ग्लाइडिंग है, रिवर रिफ्टिंग है, जो रिवर में देखिएगा नाव बहाते हैं। ठीक है, रिवर राफ्टिंग है। ठीक है, उसके बाद से स्काइंग पर्वत है, जो पर्वत के द्वारा स्काई डाइविंग होता है, प्रचलित खेल। ठीक है, यहाँ का जो भी हम जाते हैं हिमानी एरिया में, जाते हैं, स्केटिंग करते हैं यहाँ पे बर्फ में। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आप देखें यहाँ पे। यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत का देख रहे हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से ज्वालामुखी लावा मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, नदी, इसका ज्वालामुखी का मुहाना हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसी से निकल रहा है, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब एरिया बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, एक पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे चलिए। पठार किसको बोलते हैं, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो होता है, उठा तो होता है, लेकिन इसका जो भूमि होता है सपाट होता है। ऐसे उठा होगा, लेकिन इसका जो भूमि होगा सपाट होगा। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से भी अधिक उठा होता है। ये होता क्या है, आसपास के क्षेत्र से थोड़ा अधिक उठा होता है, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, मतलब मेज के समान होता है। ठीक है, एक मान ले, एक मेज जैसे नहीं होता है, मेज के समान सपाट होता है। किसी किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार का एक या एक से अधिक किनारे होता है। ठीक है, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक होता है। ठीक है, पर्वतों की सतह पठार भी, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। सही बात है, पर्वतों की तरह, क्योंकि नए पठार का भी जन्म हो रहा है और पुराने पठार भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके भी नए पुराने पठार होते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठार के नाम से, सबसे पुराना जो पठार है, ये वाला दक्कन पठार है, ये वाला रेंज में है, वो क्या है, सबसे पुराना पठार है। ठीक है, पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, जो पूर्वी, जो केनिया तंजानिया, जो ये वाला क्षेत्र है, अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, इसका पश्चिमी पठार क्या है,
पुराने पठारों का उदाहरण है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर है? ठीक है, तो कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व की ये है। ठीक है, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता, जो भी, क्योंकि पठार बहुत पुराने होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आप पुराने पुराने चीजों में ही, क्योंकि हमारे जो भी नए नए पर्वत पठार हैं, पर्वत और पठार होंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि खनिज नहीं मिलेंगे उसमें। सबसे ज्यादा आपको क्या होगा, आपको वनस्पति सी जड़ बूटी सब ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो सबसे पुराने पुराने पठार होंगे ना, उसमें सबसे अच्छा, जो जितने पुराने होंगे उसमें सबसे अच्छा खनिज मिलेगा। ठीक है, और जो धूप के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि हमारे नीचे, स्थल के नीचे क्या होता है, कोई भी चीजें जाती है, सड़ गल के वो सब चीज किसी भी चीज का फॉर्मेशन लेती है। आपने देखा होगा पेट्रोल भी है तो उसी तरह क्या होता है, लकड़ी, जितने भी लकड़ी उकड़ी सब नीचे धंसते जाते हैं भूकंपीय कारण से। और क्या होता है, नीचे धंसते धंसते क्या करते हैं, एक उष्मा, क्योंकि बहुत नीचे चले जाते हैं तो एक गर्मी के कारण एक कोयले का फॉर्मेशन इनका होता है, या पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह से होता है। तो इसी तरह, क्योंकि इसको गर्मी चाहिए, तो क्या होता है, ज्यादातर ये क्या होता है, अच्छा अच्छा चीज सबसे ज्यादा वहीं पे मिलता है जहाँ पे उष्मा ज्यादा मिलता है। ठीक है, उस जगह पे। तो अब देखिए, एक तरह से एक उदाहरण देखिए, जैसे कि हम लोग को साउथ में आपको सोना हीरा सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। अब देखिए आगे देखते हैं, उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। ठीक है, जो पठार होते हैं उसमें खनिज की प्रचुरता, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में, मैंने आपको बताया, पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार, जो अफ्रीका का पठार है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहीं पे तो आपको सोना वोना मिलता है ना। सोना और हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सारे रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर जो पठार होता है, भारत में जो छोटा नागपुर जो पठार होता है, पठार है, उसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीज मिलता है। ठीक है, बहुत से भंडार है। क्या आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट में चाहिए सब, जितने भी हिमालय हिमालय है, इसमें इस टाइप का चीज आपको कभी सुना होगा, मिलता होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलपात पर, आप जो पठारी क्षेत्र होता है उसमें बहुत से जलप्रपात होते हैं, ठीक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। अब क्या होता है, ये पठारी क्षेत्र में आते आते क्या होता है, ये नदियां ऊंचाई से गिरने लगते हैं, तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, भारत में छोटानागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, जो छोटानागपुर पठार है उस पर जो स्वर्ण रेखा नदी जो बहती है, उसी पर स्थित एक हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, तथा कर्नाटक में जोरा जलप्रपात, ठीक है, जो सॉरी जोग जलप्रपात है। ठीक है, इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है लावा पठार में। जैसे लावा पठार जो होता है, जो भी लावा मैग्मा निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा समझिए फर्टाइल मिट्टी होता है। ठीक है, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता ज्यादा होती है। ठीक है, जो भी महाराष्ट्र क्षेत्र है ना, यहाँ पे काली मिट्टी ज्यादा होती है। ठीक है, काली मिट्टी की प्रचुरता ज्यादा होता है, जो उपजाऊ होता है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। जो काली मिट्टी होती है उपजाऊ और खेती के लिए काफी अच्छी होती है। ठीक है, कई पठारों में रमणीय स्थल है, ठीक है, होते हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, चलते हैं मैदान के बारे में। मैदान कौन सा है, आप समझ ही रहे हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग, वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होते हैं, उसी को मैदान बोलेंगे। जो ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसको पठार पर्वत नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। ठीक है, अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। जो भी मैदान है, अब मैं आपको बताएं, जो पर्वतों द्वारा बहाए चीजें हैं, जो भी लेके आती है, जो भी कंकर है, पत्थर है, चट्टान है, मिट्टी है, क्या करती है, जब ये समतल भूमि पे आती है ना, मैदानी क्षेत्र में आती है, क्योंकि ये भी मैदान पहले होगा नहीं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये पर्वतों की जो हाइट होगा उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे गिरते चला गया होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर शुरू में ये नहीं भी होगा, तो पहले यहाँ से बहाई हुई नदियों द्वारा बहाई हुई पहले यहाँ गिराएगा। तो जैसे मिट्टी गिरता है, देखते हैं जब किसी नदी में अगर मिट्टी गिरता है, रोड का निर्माण होता है, पहले अपने आगे वाला पोर्शन पे ही तो गिराता है, फिर इसके बाद यहाँ से होगा तो फिर ये इस वाले पोर्शन पे गिराएगा, फिर ये नीचे जैसे जैसे भरते जाएगा फिर इस वाले पोर्शन पे गिराएगा। मान लीजिए इसको समंदर ही मान लीजिए, तो मैदान का निर्माण कैसे होगा, और इसकी जो पहाड़ की हाइट है ऐसे, ठीक है, खड़ी है, और यहाँ आते आते क्या हो गया, इसमें ये समुद्र टाइप का इस टाइप का मिल गया, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे गिराएगा, भरते 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 क्या होगा, एक समतल मैदान का निर्माण करेगा। ठीक है, अब इससे जब गिरते जाएगा तब नहीं ये उठेगा धीरे धीरे, जिसको एक शिवालिक रेंज भी बोला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, तो धीरे धीरे उठेगा, फ्यूचर में लाखों करोड़ों साल के बाद से क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे उठेगा, फिर इसको बढ़ेगा, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारा मैदानी क्षेत्र है यही है। ठीक है, नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। ठीक है, नीचे की ओर बहती है, अब इन्हीं के द्वारा क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। जो आपने नीचे की ओर बहती है वो क्या होता है, मैदानों की ओर
मैदानों का निर्माण करती है, अपने साथ लाई हुई जितनी भी चीजें यहाँ पे छोड़ते जाती है, छोड़ने के बाद मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, बहती हुई तथा उन्हें अपराजित कर देती है। नदी नदी या पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, जिसे और उन्हें क्या करती है, पर्वतों को अपराजित कर देती है। वे अपराजित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर लेके जाती है, और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सील्ट, जो घाटियों में, जो भी घाटी है, मान लीजिए घाटी है, ऐसे गिर रहती है, भरते जाएगा, भरते भरते क्या करेगा, इसको ऊंचा कर देगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा ना, मान लीजिए ऐसा वैसा आएगा कि अगर मान लीजिए कि इसकी पर्वत की हाइट ज्यादा है इधर से बाहर, और यहाँ पे घाटी है, अगर ये पर्वत है, तो क्या होगा, ये वाला भरते 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 क्या करेगा ना, इसको समतल कर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा रीजन होता है जो कि हम देखिए, ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि साइंस तो ठीक है, साइंस में बहुत कुछ जानकारी, हमें सब चीज की जानकारी मिलती है, लेकिन ज्योग्राफी भी एक ऐसा चीज है जिससे कि हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी चीजें हैं, उसको हमें समझने में आसान, तो मजा आता है। क्योंकि साइंस तो एक, चलिए एक अलग चीज हो गया, ठीक है, लेकिन हम जिसको जीते हैं ना, जिसपे जीते हैं, सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, सबसे ज्यादा सब कुछ को देखते हैं, वो ज्योग्राफी के द्वारा ही, ज्योग्राफी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा लगता है, ये सब चीजें जानकारी प्राप्त होता है। और एक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो लगेगा कि बहुत नॉर्मल है ये, डेली कार्य में कुछ ना कुछ आदमी ऐसा हरकतें करते रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ही था उस समय कि पर्दा निक्षेपण का बात ही बोला था। मान लीजिए कि नॉर्मल नहीं है, कहीं पे गड्ढा होता है तो देखते हैं, मान लीजिए उसमें जाते हैं, कहीं पे क्या होता है, अगर नाली वाली सब निकलता है पानी का, तो क्या करता है, अपनी सब जो बहाई हुई मिट्टी है, क्या करता है, कहीं गड्ढा होता है तो भर देता है। एक सिंपल सा उदाहरण, जो डेली अगर सोचे होंगे तो कभी लाइफ में आपको ये सब चीजें दिखी भी होगी। ठीक है, चाहे लिखी भी होगी। ठीक है, अब देखिए, एक आपको और उदाहरण दिए थे, जैसे कि आपको जल संधि के बारे में, जो आपको मैंने एक उदाहरण दिया था। एक समझिए कि आपके घर में छत पे दो टंकी हो और एक मोटर हो, तो उसको क्या करता है, जो प्लम्बर होता है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। और इसमें क्या होता है ना कि नल का टंकी है, जो मोटर का पानी है, इसमें गिराता है। तो क्या करता है, ये सबसे पहले भरता है तब ये भरता है क्या? ऐसा नहीं होता, देखते होंगे कि दोनों एक ही साथ भरते हैं। तो आपको मैंने समुद्र तल का जो हाइट होता है सबका बराबर होता है पूरे विश्व में। तो समझिए, एक सिंपल सा उदाहरण है जो आपको हमेशा आपको घर में दिखेगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जीवन में ये सब चीजें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो दिखने को मिलता है। ठीक है, बस उसको समझने का फेर है, अगर समझ गए तो समझिए कितना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक अब समझिए, अपने द्वारा जो लाई गई जितनी भी ये पर्वत पठार, जो भी क्या होता है, चट्टान है, मिट्टी है, बालू है, पत्थर है, ये क्या कैसे बने होंगे? जो भी ये पत्थर है, बालू, सिल्ट है, जो भी, क्योंकि ये धरती से, धरातल से निकले होंगे ना, लाखों करोड़ साल, ये कितने उर्वरक टाइप के होंगे, इसमें कितने खनिज होते हैं, कितने खनिज इसमें मिश्रित होते हैं। ठीक है, ये कितने फर्टाइल होते हैं ये सब चीजें। और क्या होगा, ये मैदानी क्षेत्र में जब जाएगा या खींच के एकदम मिट्टी का फॉर्म लेगा, तो ये इसकी उर्वरता तो खत्म नहीं होगी ना। तो क्या होगा, ये बहुत उपजाऊ होगा। अगर इस पे फसल रोपा जाएगा तो बहुत उपजाऊ होगा। भले ही ये चट्टान के फॉर्म में है तो इस पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये मिट्टी के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, जब घिसते घिसते मिट्टी के फॉर्म में, तो बहुत उर्वरक होता है, मतलब कि किसी भी फसल के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द मिट्टी दिखाई दे रहा है, तो उसको ये मत समझिए कि मिट्टी है। कभी ना कभी ये चट्टान रहा होगा, टूट के ये छोटे छोटे कंक्रीट में, बालू में ये कन्वर्ट हुआ होगा। देखिएगा, कभी कभी बालू आप लेंगे तो कोई बालू अच्छा होगा, कोई बालू मिट्टी मिला होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी मिला होगा, हो सकता है घिसते घिसते और पतला हो गया होगा। एक काली बालू होता है जो पीली बालू से कम होता है, तो वो और खींचते खींचते और छोटा हो गया होगा, एकदम महीन बालू की तरह होता है। तो ये क्या होता है, ये पानियों द्वारा खींचते खींचने की वजह से कुछ पतला हो जाता है, कुछ कुछ महीन हो जाता है, कुछ अब इससे भी महीन होता है, तो क्या होता है, मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। तो यही सब चीजें हैं। मिट्टी का निर्माण कुछ अलग से नहीं होता है, इसी सब चीजों से होता है। ठीक है, यहाँ परिवहन के साथ अब क्या होता है, मिट्टी क्या होगा, जकड़ के क्या होगा, कभी पत्थर का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सृष्टि का जो है ना, एक साइकिल साइकिल है। इधर से ये बनेगा, टूटेगा, फिर इधर से फिर बन के फिर वही बनेगा, फिर वो टूटेगा, फिर बनेगा वही। ठीक है, यही सब चीजें इसमें होता है सृष्टि में। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है। सही बात है, जो समतल मैदानी क्षेत्र है वहां पे परिवहन परिवहन का भी आसान है। के साधनों का, आप देखिए हिली एरिया में चल जाएगा, ऐसे ऐसे रोड है। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना हो तो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, चक्कर आने लगे। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं। और वहीं टाउन क्षेत्र में अगर 5 किलोमीटर जाना होगा तो 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, एकदम स्ट्रेट है, बहुत मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे गाड़ी चलाना, एक तरफ पहाड़ होगा, एक तरफ खाई होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब चीजें परिवहन के साधन के लिए भी बहुत आसान होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है। इसलिए मैदानी मैदानी विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या, आप जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सुविधा मिलेगा, वहीं पे तो लोग सबसे ज्यादा बसेगा ना। इसलिए मैदानी जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जो बनाए गए, जैसे हमारे गंगा द्वारा बनाए गए जो भी मैदान है, जो उत्तर प्रदेश है, चाहे
ऊपर से हिमाचल है, जो भी चीज़ है ये सब, चंडीगढ़, ये सब पंजाब वंजाब, दिल्ली उल्ली सब, ये सब चीज़ जगह है, बिहार है, आपको ये सब एरिया, बंगाल है, क्या होता है, नदियों के द्वारा बनाया गया एक मैदानी क्षेत्र है, ठीक है? मैदानी क्षेत्र है, ठीक है? एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र है, इधर से आती है, ठीक है? ये मैदान तथा चीन का यांगसे नदी है, ठीक है? ये भी क्या होता है, अपनी जगह पे है तो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया है, ठीक है? इसके प्रमुख उदाहरण, मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी है, सही बात है, वहीं पे सबसे ज्यादा लोग रहता है, क्षेत्र में होता है। अब देखिएगा हिली एरिया जो भी है, मतलब वहाँ की जनसंख्या कम होती है, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ का समतल भूमि बहुत पड़ती है। अब देखिए, जो हिली एरिया में जाइएगा ना, जब आपका जमीन ही ऐसा है, मान लीजिए पर्वत है, पहाड़ है, तो उसमें घर कैसे बनाइएगा? अब घर तो ऐसे ही बनेगा ना। आप समझिए कितना रिस्की है। अभी मान लीजिए इसके क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ भूकंप भी आता रहता है, नीचे खिसकते रहता है, या कुछ तो ये सीधे खिसक के नीचे चला जाएगा। बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है, या नदी नदी इसके आसपास बह रही है, तो फिर इसका अगर मोड़ इधर उधर हो गया तो फिर ये बहुत ज्यादा ये आ जाता है। देखेंगे आपको, ये सब एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो समतल में है, देखिए यहाँ पे इतना आसान है, यहाँ पे अगर कोई भी बरसात आता है, नहर कुछ भी आता है, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वाला क्या होता है, ये ऐसे जमीन, अगर खड़ा कोई जमीन होगा तो उस पर घर बनाना बहुत मुश्किल है, ये तो ऑटोमेटिक अपने से भी खिसक जाएगा, ठीक है? तो यही यही चीज बता रहा है, ठीक है? और उसके बाद से आपको खेती भी करना होगा तो कैसे कीजिएगा? इसी पर ना कीजिएगा, जो आपके पास है वही ना कीजिएगा, तो इस पे कैसे कीजिएगा? एक सीढ़ी नुमा बनाइएगा, ये तो कीजिएगा। तब समझिए कि इस पे सीढ़ी नुमा बना लेते, इस पे एक, मान लीजिए जो समतल भूमि पर आराम से लोग ट्रैक्टर लेके चला जाता है, आराम से जोत के लेके आ जाता है, फिर अब इस पे ट्रैक्टर नहीं जा सकती है, इस पे हल बैल नहीं होगा, या अपने कुदाल से ही कुड़ाई कर सकता है। तो बहुत अच्छे मात्रा में आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, ठीक है? उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है, जो मैदानी भाग होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र में देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या है। बिहार सबसे नंबर वन पे आ गया। अब देखिए आगे देखिए, स्थल रूप एवं लोग। अब स्थल का रूप एवं लोग, अब अलग अलग स्थल रूप जहाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, हर जगह का जो लोग प्रवृत्ति वो अलग है। मान लीजिए हिली एरिया में जो लोग होगा, उसका स्थल रूप, मान लीजिए वहां का स्थल रूप अलग है, तो वहां का लोग का रहने का जो रहन सहन होगा वो अलग होगा। अब अपने इंडिया में ही समझिए ना, कोस्टल एरिया में है, इस वाले क्षेत्र में जो भी लोग होगा उसका खान पान अलग हो जाएगा। यहाँ पे नारियल बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पे हर चीज अलग अलग टाइप का मिलता है, ठीक है? तो यहाँ का लोग क्या होता है, इसका खान पान अलग है। फिर आपको बिहारी क्षेत्र में जाइएगा तो इसका खान पान अलग है, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइएगा तो यहाँ पे कुछ और ही लोग खाते हैं, आप समझ सकते हैं सब कुछ। इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग खान पान सब अलग है, ठीक है? तो स्थल स्वरूप के हिसाब से लोगों का खान पान है, क्योंकि इसका रीजन क्या है ना, कि मान लीजिए हिली एरिया में अगर हम हर चीज का डिमांड करें तो नहीं होगा ना, जो वहाँ का जो लोकल चीज हमको जो मिलता होगा उसी के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए वहां लोग उसी के ऊपर आधारित है। अब वो अगर इसका कंपेयर करने लगे, यहाँ पे ये सब चीजें हमको मिल रहा है, हम भी यहाँ पे खाएंगे। अब सबसे ज्यादा मक्का यहाँ पे मिलता है, अगर ये सब चीज आप बोलेगा कि हमको भी मक्का यहाँ पे चाहिए, तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन अब इस पर आधारित नहीं हो सकता ना, कि नहीं हमको यही खाना है। तो यहाँ पे अगर भोजन अगर होगा तो इसका सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए कि बंगाल साइड में मछली उछली, तो वहाँ पे सब्जी सब्जी कुछ भी देगा, मछली दे देगा। अब ये चीजें अगर यहाँ पे लोग डिमांड करेंगे तो नहीं मिल सकता ना, या हम भी हर जगह पे ये सब चीज कहीं पे इस चीज की सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती है। अब चाय असम में होता है तो फिर वहां पे उस हिसाब से है, ठीक है? सब जगह अभी एप्पल है तो एप्पल को हम हर समय समझेंगे, जो एप्पल है आपको हिमाचली एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है। अब वो क्या होगा, वो हम सोचेंगे कि हम उत्तर प्रदेश बिहार में हमेशा एकदम सस्ते में एप्पल मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है? तो ये सब चीजें जगहों के हिसाब से, स्थल स्वरूपों के हिसाब से लोगों का जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है, ठीक है? जहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा मिलता है उसी के ऊपर लोग डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि लोग का जो प्रवृत्ति है, यहाँ के लोगों का हर जगह जैसे जैसी स्थिति है, या जैसे जैसे अब उसकी जो इनकम अब सोर्स है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया में इनकम नहीं होता है, तो बहुत चीजों डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है? कि हम ये चीजें खाएंगे, ठीक। अब देखिए, स्थल स्वरूप, स्थल रूप एवं लोग। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको जो भी कॉस्टली चीज है वो आसानी से ही मिल जाता है। सेब है, कितना महंगा है, जो भी काजू किशमिश, ये सब चीजें इसी एरिया में मिलता है, तो ठीक है, ये तो आसानी से, हम मुश्किल हमें करना पड़ता है, ठीक है? भले ये चीज है, तो ये लोग आसानी से ये सब चीज खा लेते हैं, ठीक है? स्थल रूपों की विभिन्नता एवं अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। मैंने आपको बता ही दिया, पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन कठिन, वहां पे सब चीज मिलना मुश्किल है, इसलिए वहां का जीवन यापन कठिन है। मैदानी क्षेत्र का जीवन यापन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल है, कोई भी चीज हमको आसानी से मिल सकता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टिंग में भी हमको दिक्कत नहीं होगा। मैदान में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान है।
विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग रहन सहन के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा ये लोग क्या होगा, स्वेटर वेटर पहना रहेगा, तो क्या हम लोग जो धरातलीय क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र में, उसमें नहीं पहन सकते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग हो। ठीक है, अंतर वो बता सकते हैं। कभी 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 प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उदगर, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देता है। ये जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसको विनाश कर देता है। ठीक है, इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए करके हम इनमें आने वाले खबरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं। स्थलों का अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं, चाहे जलों का। ठीक है, इसका पता हम अपने आप आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्योंकि एक जल का, देखिए कहीं पर नदियां ऐसे ही बहते जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसका जानकारी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, चाहे जो धरती है उसका जानकारी नहीं है, कृषि कैसे किया जाएगा। लेकिन वहीं किसी अदर कंट्री में जाए, किसी अदर क्षेत्र में जाएगा, उसको जानकारी, तो उसी नदी का अच्छा उपयोग कर रहा है, उसी स्थल का अच्छा उपयोग कर रहा है, उसी पानी का अच्छा उपयोग कर रहा है। तो ये सब चीजें की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है कि स्थल का उपयोग गलत तरीके से, अब क्या होता है, स्थल का उपयोग लोग कहीं पे क्या करता है, गलत तरीके से करता है। पानी का, गंगा में क्या करेगा, कूड़ा करकट फेंक देगा। स्थल पे क्या करेगा, कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देगा, उसको गंदा बना देगा। ठीक है, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकान बना देता है। जो भी उपजाऊ भूमि है उस पर क्या करेगा, मकान बना देगा, जंगल काट के मकान बना देगा लोग। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही है। इस प्रकार हम लोग कूड़े किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान को का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ही तो थोड़ी आए हैं, हमारे पहले भी जो आए थे, अगर छोड़ के अच्छे से गए तभी तो हम उसको जी रहे हैं। अगर मान लीजिए वो भी, जैसे आज का जो समय है ना, बहुत बहुत गंदा समय आ गया है, जिसमें कि लोग सिर्फ अपने सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में, सेल्फ के बारे में सोच रहा है, बाकी आगे जनरेशन के बारे में या दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, इससे बहुत आगे वाले जनरेशन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो विश्व का, जैसे कि इतना ज्यादा गाड़ियां हो गई या पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पानी का जो ये है लेयर है, बढ़ते जाएगा, जिससे बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारा डीप इससे डूबते जा रहा है। ठीक है, या टेम्परेचर जो आप समझिए कि आज से 10 साल पहले जो हमारा टेम्परेचर था, हमें तो इंडिया में बहुत ज्यादा फैसिलिटी हर समय शुरू से नहीं मिला। 10-15 साल पहले ही बिजली का प्रयोग है, लेकिन उस समय जो टेम्परेचर था, बिना पंखा चलाए ही, इलेक्ट्रिक पंखा चलाए ही हम काम चला लेते। लेकिन आज के समझिए कि एसी भी हम लोग फेल कर देता है। अगर एसी ना हो तो काम नहीं चलेगा, कूलर वूलर कुछ काम नहीं चलेगा। आप समझिए कैसा, ये किसके द्वारा बनेगा, मानवीय कारण के द्वारा से बना हुआ है ना। अगर इतना टेम्परेचर किसके द्वारा, मानवीय कारण द्वारा, ये पेड़ कटाई हो रही है, ये ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग का अलग है। ठीक है, ये सब चीजों के कारण हमें, अब ये झेल कौन रहा है, ये मानव झेल रहा है ना। कभी 30 टेम्परेचर रहा करता था, आज 50-55 चला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों, सॉरी, आगे वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सही बात है, जैसे हमें सुरक्षित रूप से मिला है, हमको भी इसको ध्यान देना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड।